लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स एंड एल्स इफ की कंडीशन थोड़ी सी देख ली थी। उससे पहले दो तीन बातें मैं बोलना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुकी है, हम सबको पता है। HTML और CSS में हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट थे, उसमें से वो बच्चे सेलेक्टेड हुए। मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि वही लोग होंगे जो CSS और HTML को कंप्लीट करके वेबसाइट को बना के जो पास हो गए थे, वो अब जावास्क्रिप्ट की क्लास में बैठे हुए। अब कुछ बच्चे या मे बी के माइनॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही होगी, कुछ मुश्किल होगी उसके लिए। तो हमने आज तक जो चीज़ पढ़ी थी HTML और CSS में, वो सिर्फ एक एज अ बैकग्राउंड था कि ब्राउज़र पे आपकी सारी चीज़ें दिखती कैसे हैं। इसको फंक्शनल करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है, और वो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि उनको इस लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन सब मुश्किलात का एक ही हल है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि जावास्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 89 तक आप लोग चैट जीपीटी को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। चैट जीपीटी क्या है कि आपको एक लिखा बना बनाया कोड उनके मर्जी से आपको दे देगा। जो चैट जीपीटी की मर्जी होगी, जो वो बेहतर समझेगा, वो आपको देगा। बेहतर समझने से मुराद ये है कि जो अब तक अपडेटेड कोड चल रहा है, कैसे कोड लिखना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन, वो आपको दे देगा। और ये बुक पुरानी है, इसमें से हम सिर्फ फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। तो आपने इंश्योर करना है कि आप 90 चैप्टर्स तक जावास्क्रिप्ट में कोई चैट जीपीटी या कोई ऐसी एआई का टूल यूज ना करें कि जिसमें आपकी क्रिएटिविटी मर जाए। जब आपकी क्रिएटिविटी मर जाएगी तो आपका काम बेकार हो जाएगा। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी लॉजिक के अलावा इसको आप बिल्ड नहीं कर सकते। ये जो हम जितनी भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना 90 चैप्टर तक, ये सारी लॉजिक बिल्डिंग है कि लैंग्वेज काम कैसे करती है, बिहाइंड द सीन काम कैसे करती है। तो जो स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट में वीक हो, दोबारा से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट वहां से स्टार्ट करें। रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करें। मुझसे बोलने के बजाय या खुद को बोलने के बजाय कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुश्किल हो रही है, आप अपने आप से पूछे कि आप दिन में कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, इनफ है। और साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ एल्स एंड एल्स इफ, आप सिंपल आए गूगल करें इफ एल्स एंड एल्स इफ। अब गूगल सर्च आपको क्या दे रहे हैं? सबसे पहले तो वो जेमिनाई दे रहे हैं जो कि एआई है। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देगा कि आपके इस प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है। कह रहे कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज। अब आपको ये पता नहीं है कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। बात समझ आ रही है? तो ब्लॉक ऑफ कोड क्या था? एक स्कोप था। क्या था? वो सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको क्या करनी होगी, समझनी होगी। अब ये जेमिनाई का कोड है जो कि चीजें बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। फिर आपने क्या करना है कि या तो आप W3 स्कूल में जाए, बहुत ही बेसिक चीज है। इसमें बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं कि इफ और एल्स का कोड एग्जीक्यूशन क्या है और इसको लिखने का तरीका क्या है। इफ एल्स स्टेटमेंट की यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, ये आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फिर आप इसको बेक करके कोई और डॉक्यूमेंट पढ़ें। कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि वो डायरेक्ट जाते हैं यूट्यूब पर इफ एल्स, वहां पे यूट्यूबर की वीडियो देख लेते, वो समझ जाते कि हमें सारी चीजें समझ आ गई है। या अगर वो कोड कर रहा हूं तो एक विंडो पे वो कोड करना होता है और एक विंडो पे हम कर रहे होते हैं। तो ये तो सिर्फ उस कॉपी पेस्ट हो गया, कोई क्रिएटिविटी नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्स इसलिए पढ़नी चाहिए, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन होगा। क्या मतलब? आपको जो भी वर्ड इसमें न्यू नजर आ जाए उसको आप सर्च करें। तो इफ एल्स की कंडीशन सिर्फ बुक में जो हम पढ़ रहे वो नहीं, उससे हट कर के होता क्या है, इसके वर्ड्स
इसके एग्जीक्यूशन मेथड्स, इसके पैटर्न और क्या क्या हो सकता है, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो फिर जब बाद में जाके हम जावास्क्रिप्ट एडवांस में या कुछ चैप्टर के बाद जब हम जावास्क्रिप्ट की इफ एल्स कंडीशन को और एक्सपेंड करेंगे तो आपको एग्जीक्यूशन मेथड पहले से पता होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की आदत बनाएं, रोजाना की बुनियाद पर आप 2 घंटे 3 घंटे कोड करें। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको अभी 10 चैप्टर तक समझ नहीं आया तो जावास्क्रिप्ट आपको समझ नहीं आई, बात खत्म, ऐसा नहीं है। पढ़े, उसको प्रैक्टिस करें, पढ़े पढ़े आगे जाके पढ़े। कुछ चीजें होती है कि जैसे ये एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है, ये आपको अभी समझ इतना अच्छा नहीं आया, जब आगे जाके किसी चैप्टर में ये इम्प्लीमेंट होगा ना तब समझ आएगा। अब जावास्क्रिप्ट समझ क्यों नहीं आ रही, हम जो भी कोड यहाँ पे कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, वो सिर्फ देख रहे हैं कि इफ एल्स होता क्या है। अब आप पूछेंगे यार सर ये तो आप यहाँ पे सारी चीजें लिख रहे हो, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, हम कंसोल में देख रहे हैं, इसका फायदा क्या? ये जो वर्ड है ना, इसका फायदा क्या है, ये हम इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि हम इसको किसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, किसी जगह अप्लाई नहीं कर रहे। हमारी रेंट ए कार वाली जो वेबसाइट थी वहां पर हम अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो इसी वजह से मे भी कि बहुत सारे बच्चों को ये इशू हो कि भाई हम ये चीजें तो कर रहे हैं, लैंग्वेज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या, एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा, इसको चलाएंगे कहाँ? तो जब आप फंडामेंटल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर जब हम जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने, और कुछ ही चैप्टर के बाद हम फाइल बेस पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे कि हम अपना डेटा कहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इस कंडीशन, इस फंक्शन और इन सारी चीजों का मतलब क्या था, ये कैसे काम कर रहे हैं। आप जस्ट सिंटेक्स देके, चाहे वो इफ एल्स हो, कुछ भी सिंटेक्स हो, आप सिंटेक्स देके उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स पढ़े और इस सिंटेक्स को समझने की कोशिश करें कि ये करता क्या है। जब भी कोई आपके पास ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए, आप कोई स्टेटमेंट यहाँ लिखते हो, ये कंडीशन बनाते हो, फिर आप आते हो एल्स के ऊपर। इस सारी चीजों को कहते हैं एल्गोरिथम्स। इसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम्स मीन के अ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। वो स्टेप्स जिससे आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, एल्गोरिथम है। मैंने जो जूसर की मिसाल आपको दी थी, वो जूसर की मिसाल के अंदर भी कुछ एल्गोरिथम्स मौजूद है। क्या मतलब? जूसर क्या करता है कि कुछ फंक्शन उसने बने बनाए रखे हुए कि अगर कोई बटन दबाएगा तो क्या होगा, ग्रिंड होगा। तो इसका मतलब ये एल्गोरिथम हमने पहले से क्या हुआ है, फिक्स हुआ हुआ है। हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि अगर x की वैल्यू इसके बराबर हो तो इसको क्या शो करा दो। ये जो हम सोच रहे हैं ना, स्टेप कर रहे हैं, अगर ये बराबर हो तो ये कर दो। इस स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिथम्स। इसको क्या कहते हैं? जितनी आपकी एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हमारी जावास्क्रिप्ट क्या होगी। इसके एक बाकायदा कोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डीएसए। अगर यूनिवर्सिटीज वाले स्टूडेंट होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले, उनको पता होगा कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, तो अगर आपकी डीएसए अच्छी होगी तो आप प्रोग्रामिंग में चैंपियन हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग के चैंपियन बनता ही डीएसए से। डीएसए मींस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए और आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो कर रहे हो कि आपके पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, सोल्व किया जाए। दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड, मैं खुद भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो ये एक पूरी दुनिया है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। कोई फंक्शन अगर मैं बना रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने 4 लाइन का कोड लिखा, ये 4 लाइन का कोड, इस लाइन ऑफ कोड को 2 लाइनों में कैसे कर लेते हैं, 2 लाइनों में कैसे किया जाता है। तो इसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, कि आपका कोड कम से कम हो, क्योंकि आप जब इसको वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो में भी क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको मेक श्योर करनी होगी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़े, नो यूज एआई टूल्स, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, इन्हेंसमेंट करें अपने रोजाना की प्रैक्टिस के बुनियाद के अंदर, रोजाना टाइम दे। टाइम देने के बाद आप देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स के बाद या कुछ दिन के बाद आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, लिंक्ड हो जाएगी। जब तक ये सारी चीजें लिंक नहीं हुई ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स पढ़ रहे हैं अभी, और सारे जो चैप्टर है वो इंडिविजुअल है। ये चैप्टर वाइज है बुक के इफ एल्स क्या होता है, उसके बाद जो चैप्टर होगा उस पुराने वाले चैप्टर से उसके कोई ताल्लुक ही नहीं होगा।
जब अगला चैप्टर आएगा तो उससे पुराने वाले को कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। हाँ, इन सब का जो ताल्लुक है ना, सबका कनेक्शन, वो आपको कहीं ना कहीं बाद में मिल जाएगा। कि आप यूजर से प्रॉम्प्ट ले लो, प्रॉम्प्ट से फिर इफ एल्स की कंडीशन चेक कर लो, उसके बाद उसको रन कर लो। तो देखो, पहले चैप्टर था प्रॉम्प्ट, फिर उसके बाद था इफ एल्स की कंडीशन, फिर उसके बाद क्या, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन पे अभी तक हम नहीं आए कि किसी बटन पे क्लिक करो तो डेटा कहाँ जाए। यहां तक आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। जब किसी भी वेबसाइट को हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और वहां पर प्रोग्रामिंग लगाएंगे, तो फिर वहां पर हम सीखेंगे नहीं। जब फिर मैं फ्रंट एंड के अंदर कोई चीज लगाऊंगा ना, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, डेटा जाएगा, तो फिर उस टाइम आप मुझसे ये नहीं पूछना कि सर ये इफ कहां से आया, ये कहां से आया, क्योंकि हम वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, फंडामेंटल्स नहीं पढ़ेंगे। ये अभी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, इसमें छुट्टी की, इसमें मसले आए तो बाद में मसले ही मसले होंगे। अगर अभी सीरियस नहीं हुए या थोड़ा सा आपके छुट्टियों की वजह से कोई लाइन, कोई कोड, कोई चैप्टर आपसे हो गए मिस, तो बाद में आप हो जाएंगे कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो फंडामेंटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़े, समझे, बाकी चीज भी पढ़े। अगर कोई यूनिवर्सिटीज में या स्कूल में या कॉलेज में C++, C# पढ़ रहे तो वेरी गुड, सारी लैंग्वेजेस सेम हो जाए, सबके एल्गोरिथम सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका फर्क है, सिर्फ लिखने का। अगर आप सी की बात करते हो तो डेफिनेशन से DEF लिख लेता है, अगर C++ की बात करो तो उसमें वाइड आ जाता है, कुछ चीजें फर्क है बस। जावास्क्रिप्ट द मोस्ट इजीएस्ट, बहुत इजी है ये, इससे भी इजी है पाइथन, लेकिन पाइथन में हम कोड नहीं कर रहे। तो जावास्क्रिप्ट मोस्ट इजी है, यूजर फ्रेंडली है और बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस खुद हो जाएगी। लेकिन इस चीज को ब्लेम करने के बजाय पहले खुद को देखें कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो काम होता जाएगा, क्योंकि अब जब हम रिएक्ट पे आएंगे तो हमारे क्लास में 20 या 22 स्टूडेंट होंगे। अभी क्वांटिटी ज्यादा है तो शायद के 25 स्टूडेंट हो या 18 स्टूडेंट हो। ये क्यों? जावास्क्रिप्ट अच्छी पढ़ी तो उसको रिएक्ट समझ आ रहे हैं, अच्छी नहीं पढ़ी तो उसको रिएक्ट समझ, तो फिर वो जावास्क्रिप्ट के बाद निकल के किसी और कोर्स में इनरोल्ड हो जाता है या किसी और कैंपस में चला जाता है। फिर वो चक्कर कार के कहा कि प्रैक्टिस नहीं होती, फिर आखिर में कहते हैं यार वो बस ये टाइम नहीं मिला। तो ये तो मेक श्योर करें कि आपकी सारी चीजें क्या हो, अच्छी प्रैक्टिस हो आपकी। यहां तक हमारा कोड हो गया था कि हम सिंगल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो हमें क्या लिखना पड़ रहा था, इफ। अगर हम दो कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो हमें दो मरतबा क्या लिखना पड़ रहा था, इफ। तो क्या अगर हमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होगा तो हम उसकी मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए क्या लगाएंगे, इफ नहीं। इसके लिए एक सेंटेंस है जिसे हम क्या कहते हैं, इफ एल्स। क्या है? जब आप इफ एल्स को लिखेंगे तो इफ एल्स के अंदर आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए होता है एल्स इफ। क्या होता है? ये था इफ एल्स, इसके अंदर आप एल्स इफ की कंडीशन क्या कर सकते हो, दे सकते हो। सही है? ये होता है मल्टीपल कंडीशन, और ये फर्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास इफ और एल्स आ गया। यहां तक तो हमारा काम हो चुका था। फिर हमने ये देखा कि भाई कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को कैसे चेक किए जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वैल्यूज है, मैं कहता हूं वार, मेरे पास नेम है किसी का, और यहाँ पर मेरे पास उनकी क्या है, एज है, और एज 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इफ यहां मैं लिख सकता हूं कि इफ अगर नेम इज इक्वल टू क्या हो, अली हो, और इनकी जो एज हो, यहां पर क्या है, नेम अली, और उसकी कंडीशन को दोबारा चेक करनी हो कि ये भी ट्रू हो और वो भी ट्रू हो, नेम भी ट्रू और एज भी ट्रू हो। तो दोनों को ट्रू करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, एंड। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि अगर एज क्या हो, इज इक्वल टू 20 हो,
तो इसको शो करा दो। अब यहाँ पर नेम या फ्रॉम ले लो और यहाँ पर नेम लिख दो। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नेम लिख दिया। इसके ऊपर कभी कभार क्या आएगा, डिलीट का लाइन आएगा, क्योंकि ये यूज नहीं होता अभी। नेम इज डिप्रिकेटेड, क्योंकि ये पहले होता था रिजर्व वर्ड, अब ये क्या हो चुका है, डिप्रिकेटेड हो चुका है। तो इस वजह से अब ये क्या कर रहे, नहीं ले रहे। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि ये साइन आपको दिखना ना पड़े। मैं यहाँ पर कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिख देता हूँ कि रन, कि ये रन हो चुका है। कोमा लगा के मुझे क्या रन करना है, या इसी को ही रख दो डायरेक्ट, रन लिख दो। कि अगर हमारे पास नेम क्या हो, यूजर नेम अली हो और उसकी एज भी क्या हो 20, तो इसको क्या कर दो, रन करवा दो, अदरवाइज रन नहीं करना। सही है। index.js जी नहीं नहीं, प्रोम में जरूरी नहीं। अगर आप प्रोम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ब्राउजर पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू हो गई, तो हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, बात समझ आ गई। इस बेसिक को समझो ताकि हम इसके डेप्थ में अभी जाए, आपको समझ आ जाए। एक चीज हमारे पास होती है कि अगर एज, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अली है लेकिन मेरी एज क्या है, यहां पर तो 20 दी है, लेकिन यहां मैं एज क्या दे रहा हूं, 30 दे रहा हूं। तो अब ये कहलाता है और ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है, एंड और ऑपरेटर। और टेक्निकली लैंग्वेज में इसको बोलते हैं गेट्स। इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में और मैथ्स में इसको गेट्स बोला जाता है। गेट्स क्या होता है कि आप लाइटिंग वाला सिस्टम आप देखेंगे कि अगर एक ट्रू हो और दूसरा क्या हो, फॉल्स हो, तो आप इसको क्या कर दो, ट्रू कर दो। अगर दोनों ट्रू हो तो इसको ट्रू कर दो, अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स कर दो। तो गेट्स के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर ज्यादा होते हैं, लेकिन मेजर हम यहाँ पर दो यूज कर रहे हैं। एक होता है एंड और एक होता है और। ऑपरेटर क्या होता है कि अगर एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो वो ट्रू क्या कर देता है, चला देता है। इसकी गेट्स में आपको दिखा दूं, गेट्स ये देखें, अगर एग्जीक्यूशन हो, ये एग्जीक्यूशन ऑफ गेट्स है। बड़ी साइज की पिक्चर मिल जाए, तो यही देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये एंड ऑपरेटर है, क्या है ये। अब देखिए एक वैल्यू हमारे पास 0 है और बी की वैल्यू भी क्या है, 0। तो ये क्या फॉल्स हो गया। अगर ए 0 हो गया और दूसरा भी 0, तो इसको क्या बोल रहा हूँ, अगर पहला वाला 1 है, अब 1 को मैं ट्रू बोल रहा हूँ और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स हो तो क्या होगा, मतलब दोनों कंडीशन चेक हो रही है ना। अगर एक भी फॉल्स आया तो, अब यहाँ देखिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। दोनों ट्रू होने चाहिए। बाकी अगर कहीं पर भी 1 0 हो तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है। एंड दोनों की कंडीशन ट्रू या दोनों की कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। जी भाई, मल्टीप्लाई तो नहीं बोल सकते, ये कंडीशन है। 1 0 0 और 1 1 1 नहीं है, ये कंडीशन है। सारे फॉल्स, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, देखो ना। अगर हम यहाँ पर कोड कर रहे हैं, यहाँ पर यूजर नेम क्या है, चलो मैं एक और लिख देता हूँ, वार रोल नंबर। रोल नंबर उसकी है 1 2 3। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थोड़ा सा भी इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर और वो इक्वल टू क्या हो, 1 2 3।
इसको मैं 2 ही कर रहा हूं क्योंकि हम इसके क्या चेक कर रहे हैं, स्ट्रिंग और नंबर वगैरह कुछ चेक। आप देखिए यहां पर मैं कुछ कंडीशन चेक कर रहा हूं। मैंने कहा कि एज क्या हो इसकी और रोल क्या हो, ये दोनों अगर ट्रू होंगे तो लाजमी इसको क्या करना है, ट्रू करना है। अब यहां पर आप कोई कंडीशन आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। बात समझ आ रही है? मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसको मैं थोड़ा सा और लॉजिकल कर रहा हूं। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आप देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर अली नाम हो तो सही है, ये एग्जीक्यूट होगा। अली नाम हो या इन दोनों में से कोई क्या हो, अब देखो या तो ये ट्रू होने चाहिए और या ये ट्रू होना चाहिए तो ये कोड चलेगा, क्योंकि इसके बीच में कौन सा ऑपरेटर है, और क्या करता है, और बोलता है कि या तो ये वाला ट्रू हो और या क्या हो। अब थोड़ा सा देखो हम डीप में जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। मैंने इसमें कहा और ऑपरेटर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है 1, ये क्या है, ये नजर नहीं आ रहा 1 या 0 है, 0 लग रहा है ना ये कुछ बड़े साइज के पिक्चर मिल जाए मुझे, इसको विजिट करते हैं एक मिनट। कहाँ था वो, इसको विजिट करते हैं, मे बी कि एक्सपेंड हो जाए। आ गया ना ये। अब देखिए यहाँ पर ये 0 था, आप लोग कह रहे 1 है। अब देखिए दोनों क्या है, ये भी फॉल्स और ये भी, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर ये ट्रू है और ये क्या है, तो ये क्या हो गया, और का मतलब यही होता है कि या तो ये और या तो ये, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाए तो क्या कर दो इसको। इसी तरह ये देखे, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो क्या कर दिया, और दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली सी बात है क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे एंड क्या था, अगर दोनों फॉल्स है तो क्या हो, अगर दोनों ट्रू है तो क्या हो, अदरवाइज कोई भी एक फॉल्स आ गई इसमें तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, दोनों कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू नहीं हो रही, तो वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इसी तरीके से मैं ये बता सकता हूँ। अब देखिए एक पे मैंने इसको किए लिख दिया अली, जो कि ऊपर नाम क्या है, ये तो सही हो गया। अब इसके बीच में क्या लगा है, और क्या करेगा, एक तो हमारे पास ट्रू हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया। अब ये दूसरा वाला चेक करेगा, अगर दूसरा वाला हमारे पास क्या हुआ ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, और अगर फॉल्स हो तो तब भी क्या होगा, तब भी ट्रू हो जाएगा। ये और ऑपरेटर है। और अगर मैं यहां पर ये हटा के एंड कर दूं तो क्या होगा कि ये और ये दोनों लाजमी क्या होने चाहिए। हाँ, आप एज और रोल नंबर को दोनों में चॉइस रख सकते हो। अब ये देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दोनों दो दो कंडीशन लगा दी। क्या मतलब इस बात का कि ये जो कोड है ना, ये लाइन ऑफ कोड, ये और ये दोनों तो क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए लाजमी। हाँ, अगर आप एज देखो, ये 2 कंडीशन है ना अंदर, इन दोनों कंडीशन के बीच में मैंने क्या लगा दिया, अगर एज और रोल में से कोई एक फॉल्स हो गया तो ये फिर भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, और जब ये ट्रू हो जाएगी तो इंश्योर ये करेंगे कि ये भी ट्रू होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं, अभी ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो क्या होगा यहां पर, ये चल रहा है। अब मैं इसको करता हूं फॉल्स, रोल एज हमारी 30 है। अब देखो ये फॉल्स है, एज क्या है यहां पर और यहां पर क्या है, ये फॉल्स हो गया, लेकिन ये तो क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो चुका है, ट्रू। जब ये ट्रू हो चुका तो ये पूरा वाला भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये पूरा कोड क्या हो जाएगा। देखो इसको माइंड से बड़ा करके देखो, इसको एक्सपेंड करके देखो, ये एक ये है, जहां जहां पर ग्रीन ग्रीन है ये 2 कंडीशन है, एक ये भी और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, और एक क्या है ये भी।
पहले ये और वाली कंडीशन को चेक करेगा। जी पहले ये और वाली कंडीशन को चेक करेगा, फिर दोनों बाहर वाली कंडीशन। हाँ, वो आप कह सकते हो। अभी हमारी जो बेस है वो वाली नहीं है। मैं एक लाइन को आपको एग्जीक्यूट करवा के दे देता हूँ बहुत डीप से, ताकि जब आप इसके अंदर अंदर डेप्थ में जाए तो आपको इशू ना हो। अच्छा, एक कंडीशन हमारे पास ये है, बीच में इसके मैंने लगा दिया एंड एंड, और एक मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। अब इसके अंदर दो कंडीशन है, इसके अंदर दो कंडीशन है। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ और एल्स की कंडीशन जो लगी हुई है, जो साइन लगा हुआ है, वो हमारे पास यहां लगा है। एक हमारे पास यहां है ऐसे, और एक इसके बाहर क्या है, इफ। इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रू हो जाए तो आप इसके नीचे जो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है, जो स्कोप है, आप उसको क्या कर दो, चला दो, और ये यहां पर सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, रन रन हो जाएगा। अब देखिए मैंने दो कंडीशन लगाई है। एक मैंने लगाई यूजर नेम, यू नेम, और वो मैंने कहा कि क्या होना चाहिए, हनी। एक मैंने लगाया कि यहां पर इसकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, एज 30, और रोल नंबर, ये मैं वन एक इक्वल लगा रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए ना, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें। ये मैंने रोल लगा, हैंग हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि या तो हमारे पास ये और ये दोनों अगर ट्रू हो गए, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एंड, तो इसको चला दो। लेकिन इन दोनों के बीच में मैंने और ऑपरेटर लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, ये और ऑपरेटर क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई या तो ये या ये, इन दोनों में से अगर एक फॉल्स हो जाए तो ये ब्लॉक फिर भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, और ऑपरेटर। लेकिन ये दोनों जो ब्लॉक है, ये दोनों, ये हमेशा क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो यहां पर मैंने लिखा कि यूजर नेम अली, ये और इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, कोई एक इसलिए बोलो कि इसके बीच में क्या लगा है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने एंड लगा दिया। मैंने यहां पर क्या लगा दिया, अब ये क्या चेक करेगा कि ये और ये तो लाजमी ट्रू होने चाहिए, लेकिन इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज है वो भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो यहां पर इसकी एज क्या है, 30, और यहां क्या है, तो ये कोड नहीं चलेगा, ये कोड नहीं चलेगा। इसको कहते हैं मल्टी कंडीशंस। अब मैं एक और कोड दे देता हूं। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप ये भी कर लो कि साथ में आप ये भी बता दो कि उस बंदे की जो वेट है क्या है, आईडी दे दो। आईडी क्या हो, आईडी हो हमारे पास 10, और यहां पर इसकी जो आईडी है वो मैं बाय डिफॉल्ट, आप यूजर से फ्रॉम भी ले सकते हो,
मैं 10 ले रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, अब देखो ये बोलेगा कि भाई ये दोनों तो लाजमी ट्रू होने चाहिए, लाजमी। हाँ आईडी अगर क्या हो फॉल्स हो जाए तो ये दोनों, क्योंकि इसके बीच में एंड है तो क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये क्यों चला, किसकी वजह से, क्योंकि अब ये नेस्टेड हो गया, ये मल्टीप्लाई कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन हो गई। अब अगर मैं इन दोनों को, इसको भी पैरेंथेसिस में बंद कर देता हूं, यहां इस तरह समझ आ रहा है, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं। अब देखो क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि भाई ये यूजर नेम और ये एज, ये दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए, ये भी होने चाहिए। अगर इसको मैं मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो मैं इसको इसके अंदर भी रख सकता हूं ऐसे। अब ये क्या करेगा कि इन दोनों को और चेक करेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं। अब और देखें, जितना आप डेट में जा सकते हैं आप इसको लेके जाए। अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा कि भाई रोल नंबर और आईडी में अगर कोई क्या हो जाए, कोई भी एक फॉल्स हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आईडी दे देता हूं 12 और यहां पर इसकी आईडी क्या है, इन दोनों में कोई एक तो ट्रू है, कोई एक, तो ये तो सही हो गया क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है, एंड ऑपरेटर, सही है। इसकी एज क्या है और यहां पर इसकी एज क्या है 20, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया क्योंकि इसके बीच में एंड लगा है और ये किसी नेस्टेड के अंदर भी नहीं है, ताकि दो कंडीशन में अगर कोई और ऑपरेटर हो इसको ट्रू कराया जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। और यूजर नेम अली, अली ये क्या हो गया। अब देखो मैं एज इसको क्या कर देता हूं 20, रोल नंबर 1 2 3, यहां पर रोल नंबर 1 2 3, लेकिन आईडी क्या है, तो ये चलेगा, ये नेस्टेड कंडीशन कहलाता। आप जितना डेप्थ में जाएंगे, हम जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे फिर हम इसमें चेक करेंगे कि भाई यूजर, जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, आपकी जो अटेंडेंस हो रही है, अटेंडेंस में आपकी मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही है। क्या क्या हो सकती है, आपका स्लॉट 18 होना चाहिए, आपका कैंपस ZA होना चाहिए, आपका रोल नंबर ये होना चाहिए, ये सारी चीजें होगी। टाइमिंग 15 मिनट पहले आना चाहिए, कंडीशन चेक हो रही है ना, लेस देन ग्रेटर देन 15, तो तब आपकी क्या हो सकती है, अटेंडेंस लग सकती है। इसको जगाओ, जागो और जगाओ, दोनों को जगाओ। अच्छा, इस बुक में तो यहां तक था। अब अगर इसको हम एक्सप्लोर करें, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन के अंदर यही चीज है। देखो, इफ वेट अगर क्या हो 300 से ज्यादा हो और टाइम क्या हो 6 से कम हो तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, कम टू आवर राइट, एल्स कम टू आवर, यू कैन चेंज एनी नंबर ऑफ कंडीशंस टुगेदर। ये देखो जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की, तो ये क्या कर सकता है, ये जो रेड कलर के एंड लगे हुए कि एज वेट क्या हो 300 से ज्यादा, ये जरूरी है। टाइम 6 से क्या हो कम हो, जरूरी है। एज 17 से क्या हो अबव हो, जरूरी है। जेंडर क्या हो अब, तो ये देखो मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये कोड, क्योंकि सबके बीच में क्या लगा हुआ है, अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं और लगा दूं, तो अगर मैं मेल की जगह क्या लिखूं फीमेल, तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू कैन आल्सो टेस्ट फॉर एनी ऑफ अ सेट ऑफ कंडीशन, दिस इज द ऑपरेटर हैज एन एग्जांपल। देखिए आप, अगर सैटरडे एवरेज से क्या हो ज्यादा हो, या जीपीए आपकी क्या हो 2.5 से ज्यादा हो, या आप स्पोर्ट्स में क्या हो फुटबॉल के हो, तो वेलकम टू बुब्बा स्टेट। अच्छा, यू कैन कंबाइन एनी नंबर ऑफ एंड और कंडीशन, आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, एंड और को। फॉर एग्जांपल एज 65 से अबव हो या एज क्या हो, तो ये दोनों तो लाजमी है। अगर इन दोनों में से कोई भी क्या हो, अगर एज कम हो या ज्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन ये जो होगा ना, ये यूएस के लाजमी होने चाहिए।
तो इस तरह मल्टीपल कंडीशन हम लगा सकते हैं। इफ एज 65 से अबव हो या एज क्या हो, दो कंडीशन हम चेक कर सकते हैं ना। हम कंडीशन क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि एज यहां पर आपकी क्या है 20, तो यहां पर मैं एज को डबल कर सकता हूं। कैसे, आप इसको किसी कंडीशन में बंद कर दे, जैसे मैंने ऐसे किया, डबल कर दिया मैंने कहा कि अगर आपकी एज या 20 से ज्यादा हो या क्या हो, एज किससे कम हो, 50 से कम हो, एज 20 से ज्यादा हो और 50 से क्या हो, इसके बीच वाली वैल्यू चाहिए। और अभी एज क्या है 20, तो ये चलेगा, ये चलेगा, चलेगा भाई। ये कंडीशन इसकी क्या है, ये 20 से ज्यादा है और यहां पर मैंने एज क्या दी है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो एज की वैल्यू आएगी ये 20 से क्या होगी, तो ज्यादा थोड़ी है, कम है। और एज मैं कह रहा हूं कि 50 से क्या होना चाहिए, और यहां पर 50 से क्या है, ये कम है, तो ये चल जाएगी। अगर मैं इसके अंदर क्या लगाऊं, एंड लगाऊं, क्या होगा, ये क्यों चल गई, क्योंकि यहां पर मैंने बताया कि एज क्या हो आपकी 50 से कम हो, क्योंकि इसके बीच में मैंने क्या लगाया है, और लगाया है। अब चल रहा है। अब मैंने कंडीशन लगा ली, देखो मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि 20 से क्या हो ज्यादा, या 50 से क्या हो, तो 20 से ज्यादा वाली तो क्या हो गई फॉल्स, लेकिन 50 से कम वाली क्या हो सकती है, 50 से कम से दो भी हो सकती है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि 50 से कम आ रहे, लेकिन यहाँ तो 20 तो लिखा है, ये तो हमने लिखा है, लेकिन हमने बीच में और लगाया था, या दोनों में अगर एक भी ट्रू हो जाए तो क्या कर दो, ट्रू कर दो। अब मैंने एंड लगा दिया, मैं कह रहा हूं नहीं, एज 20 से अबव हो और 50 से क्या हो, तो इसके बीच में कंडीशन चेक होगी। बात समझ आ गई, यहां पर ऐसे कर सकते हो। अगर मैं यहां पर आप लगा दो इक्वल, या एज 20 हो या 20 से क्या हो, ये तो ट्रू हो गया क्योंकि मेरे एज क्या है यहां पर। और जब इक्वल और ग्रेटर देन साइन लगाया जाता है दोनों एक साथ, तो मेक श्योर करिए वो ऐसे ना हो, बल्कि क्या हो, पहले कंपैरिजन आएगा फिर इक्वल आएगा, पहले कंपैरिजन आएगा फिर, अगर आप लेस देन लगा रहे तो ऐसे आएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे कि अगर ये ऐसे है, एरो इस तरफ है, तो एरो को क्या कर दो, इस तरफ घुमा दो, लेकिन ऐसी कोई खुद से लॉजिक नहीं लगा रही, वरना आंसर भी वही आएगा जो खुद आप सोच रहे हो। अब क्या हो चुका है, देखो मैंने सिर्फ एक सिंबल हटाया, क्या हो गया, एज 20 के बराबर एक सिंबल हटा रहा हूं बस। मैं कह रहा हूं अगर एज 20 की क्या हो बराबर हो, अब मैं एक सिंबल सिर्फ चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, कह रहा हूं कि एज 20 से क्या हो ज्यादा हो, तो नहीं चलेगा। इस तरह आप लोग मल्टी कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये था हमारे पास इफ एल्स। अब हमारे पास आ रहे इफ एल्स। मल्टी कंडीशन और नेस्टेड के अंदर क्या फर्क है, कंडीशन के अंदर, तो मल्टीपल कंडीशन के क्या मतलब था, नेस्टेड और मल्टीपल के मतलब क्या है, कोई है जो बता सकता है कि मल्टीपल, दोनों तो बता दिए बिल्कुल सही बताया, बाकी कोई नेस्टेड कंडीशन, एक कंडीशन चल रही हो, उस कंडीशन के अंदर ही एक और कंडीशन हो, उसी से ही रिलेटेड हो, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। लेकिन अगर एक कंडीशन हो उसके बाद किसी और चीज की कंडीशन चेक हो रही हो, तो ये क्या है, मल्टीपल कंडीशन। एक बोतल सही है, मल्टीपल बोतल्स रख दो आप, तो ये मल्टीपल क्या हो जाएंगे, अब इस बोतल के अंदर बोतल डाल दो तो क्या हो जाएगा, नेस्टेड हो जाएगा। सही है, डब्बे के अंदर डब्बा हो तो क्या हो जाएगा, नेस्टेड, और बहुत सारे डब्बे हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल।
आप ये कह रहे हैं कि चेक आउट दिस कोड, ये इसमें क्या समझ आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है ये क्या समझ आ रहे हैं? अगर आपको ये ऊपर वाले ऑपरेटर समझ आ गए जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अगर x की वैल्यू इक्वल के बराबर हो, y के इक्वल हो, या a की वैल्यू b के क्या हो, इक्वल हो, और c की वैल्यू क्या हो, d के, तो g की वैल्यू है वो इसके बराबर कर दो, h की जो भी वैल्यू होगी ना वो असाइन कर दो किसके अंदर, एल्स f की वैल्यू असाइन कर दो e के अंदर। तो अब ये a b c d e f क्या है, इसमें कोई कोड लिखा होगा, h की कोई वैल्यू होगी। अब आगे देखते हैं, in the code above if either of the first condition is true and the third condition is true then g is assign h, otherwise e assign, ये कह रहे अगर ये ट्रू हो इसके बाद ये भी ट्रू हो तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी। There is another way to code this using nesting। देखो मैं दो कंडीशन चेक कर रहा हूं और उस कंडीशन को मैं फिर क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। इसको हम नेस्टेड कर सकते हैं। नेस्टेड कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा इफ अगर c की वैल्यू क्या हो, d के इक्वल, अब मैं उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, नेस्टेड कर रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू किसके बराबर हो, y के, तो g की वैल्यू क्या कर दो। अब देखो इसमें क्या फर्क है कि जब c की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो उसके बाद x की वैल्यू भी चेक होगी, उसके बाद x की वैल्यू भी चेक होगी, उसके बाद जाके अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो फिर g की वैल्यू को क्या कर दो, h असाइन कर दो। तो बजाय इसके लिखने के आप इसको नेस्टेड कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, नेस्टेड कर सकते हो। नेस्टेड कंडीशन है, दो कंडीशन चेक हो रही है कि अगर आपकी फ्लोट की टाइमिंग 9 से 11 है तो फिर ये भी चेक करो कि ये जो स्टूडेंट है ये 15 मिनट पहले आए या 15 मिनट बाद में आए। तो एक कंडीशन के बाद फौरन दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, और वो उस कंडीशन के ऊपर चेक हो रही है कि आपकी टाइमिंग पहले ट्रू होगी तो आपका स्लोप ट्रू होगा तो टाइमिंग चेक होगी। फॉर एग्जांपल आप आगे जो यहाँ पर आप आगे संडे के दिन, तो आपकी पहली कंडीशन है ट्रू फॉल्स हो गई। अब आपकी ये टाइमिंग नहीं देखी जाएगी कि आप 9 से 11 वाले में हो या नहीं हो। अगर आप आ गए वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को आपकी क्लास क्या होती है, तो पहली वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो फिर उस कंडीशन को देखते हुए आपकी नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या होगी कि ये 9 से 11 वाले में है या नहीं है। ये तो ट्रू हो गई कि आप वेडनेसडे को आपकी क्लास होती है। तो जब एक कंडीशन ट्रू हो जाए उसकी बिहाफ पर दूसरी कंडीशन चेक करनी हो, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। अगर आप आ गए संडे को और आपने ये चेक कर लिया कि आपकी वेडनेसडे वाली क्लास है या नहीं, तो जब यहीं से आप बाहर चले गए, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेस्टेड कंडीशन का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम नेस्टेड कंडीशन चेक करते हैं कि अगर आपने एक कंडीशन के अलावा उसको ट्रू करने के बाद एक और कंडीशन चेक करनी हो तो फिर आप क्या लगाएंगे, नेस्टेड। अब देखिए अगर c की वैल्यू d के इक्वल है, अगर ये ट्रू हो गई तो फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू भी क्या कर लो, चेक कर लो। मैं यहां पर यही कोड लिख देता हूं ताकि प्रैक्टिकली भी समझ आ जाए। मैं लिख देता हूं वार, यही कोड लिखते सही है, वार a वार c 2 वार d 4 c d है, इसके बाद x और y है, वार x 5 वार y 6 और g की वैल्यू मैं लिख देता हूं 1 और h की वैल्यू में लिख देता हूं 0। कीवर्ड नहीं लिखा। अच्छा यहां पर ये क्या हो गया, मेरे पास क्या है, 4 वैल्यूज है। अब मैं एक एक को चेक कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इफ अगर c की वैल्यू d की क्या है, इक्वल है, और उसके इसी के अंदर दोबारा इफ लगा रहा हूं, नेस्टेड कर रहा हूं इफ। अब जब आप इसको फॉर्मेट करेंगे तो ये सेकंड वाला इफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, नेस्टेड है। मैं कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू d के बराबर हो और x की वैल्यू
y के बराबर हो, तो फिर यहां पर वो काम कर रहे हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो ऊपर हम क्या कर रहे थे, जब हम सिंगल इफ लिख रहे थे हम कह रहे थे कि अगर c की वैल्यू d के बराबर हो, नेम अगर बराबर हो अली के, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर दो। यहां पर हम डायरेक्ट कंसोल लिख देते, हम क्या लिख रहे थे। अब मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर नेम अली हो तो फिर ये भी चेक करो कि इसकी एज ये हो या डबल डबल। अब देखो एक्स वाई की हम प्रैक्टिस कर लेते, फिर मैं अली और इसकी भी प्रैक्टिस करवा देता। तो जब ये ट्रू हो जाए तो जो x की वैल्यू है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर कर दो, x और y तो हो गया, g की वैल्यू, इसको थोड़ा गैप दे देता हूं, जो हमारे पास g की वैल्यू है उसमें आप असाइन कर दो h। तो अगर ये ट्रू हो जाए तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, वो वैल्यू किसको चली जाएगी, g को चली जाएगी। ये बात समझ आ गई। यहां पर जो भी राइट साइड पे वैल्यू होती है वो वैल्यू असाइन हो जाती है लेफ्ट साइड के अंदर। तो इसको करके देखते हैं अभी क्या ख्याल है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर मैं कंसोल करूं, ये एल्स भी बता रहे हैं, देखिए एल्स ई एफ कर दो, एल्स हम अभी नहीं देख रहे, या यहां पर एक एल्स लिख दो कि अगर ऐसा ना हो तो आप क्या कर दे कि h की वैल्यू g को कर दो, उल्टा कर दो अगर ऐसे आए। और कंसोल में मैं ये चीज देख रहा हूं, कंसोल में क्या देख रहा हूं, g की वैल्यू। अब आप देखिए यहां पर कंसोल मुझे बाहर लगना पड़ेगा, यही पड़ेगा। देखो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, इस कंसोल को मैं यहां भी चला देता हूं कि g की वैल्यू h को कर दो और इसी g को मुझे दिखा भी दो, सही है। और एल्स g की वैल्यू h कर दो और इसी h की वैल्यू को मुझे, अब मैं करता हूं, देखो c की वैल्यू d के बराबर है, c की वैल्यू d के बराबर है, तो ये चलेगा ही। अब मैं करता हूं सी और डी की वैल्यू सेम, सी और डी की वैल्यू क्या हो गई, ये इसकी लाइन के अंदर आ गया। मैं लिख देता हूं कंसोल, यहां आ गया, यहां आ गया। जब ये ट्रू हो गया यहां पर, तो आप देखिए एक्स और वाई की कंडीशन भी क्या हो रही है, चेक हो रही है कि अगर यहां पर एक्स और वाई की कंडीशन क्या हो, इक्वल हो, यहां पर एक्स और वाई की कंडीशन, अब यहां देखिए एक्स और वाई की कंडीशन क्या है, नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो जी की वैल्यू यहां पर क्या है, तो यहां पर कंसोल में क्या दिखेगी, 1 ही दिखेगी। तो यहां पर क्या दिख रही है, 1 ही दिख रही है, मतलब एच की वैल्यू दिख रही है, एच की वैल्यू। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कंसोल में यहां पर वैल्यू तो चली गई, लेकिन अगली वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। जब ये नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि एक हम लिखते हैं इफ और एक हम क्या लिखते हैं, जब इफ नहीं चल रहा होता तो हम क्या चला रहे होते, else। तो जब ये फॉल्स हो गया तो फिर मैं इसको बता सकता हूं कि जी की जो भी वैल्यू वो एच में क्या कर दो। अब यहां पर जी की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट, तो इसने एच को क्या कर दिया, 1 दे दिया, तो यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ गया। अब मैं यहां का ये कर सकता हूं कि x और y की वैल्यू भी सेम कर लेता हूं। मैंने कहा y की वैल्यू भी क्या है 5। अब मैंने कहा कि ये दोनों ट्रू हो गए, जब ये ट्रू हो गया तो ये अंदर आया, यहां पर ये भी ट्रू हो गया, तो h की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 0, तो ये 0 g को क्या कर देगा, असाइन कर देगा। तो यहां पर g की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं g, और यहां मैं आपको दिखा देता हूं कि g की वैल्यू ये है। अब देखिए पहले लाइन में क्या हो गया, ये ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर आ गया, तो इसके बाद ये क्या चेक कर रहे हैं, यही कंडीशन। अब ये भी ट्रू हो गया तो h की वैल्यू g में क्या हो गई, चली गई, तो g की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0।
अब ये तो हम जी और ए बी सी डी कर रहे हैं ना, यही वैल्यूज को मैं नेम और अली वाला कर लेता हूं। एक ही लिख लेता हूं मैं कि भाई एक नाम है यूजर नेम, वो क्या है, या यूजर नेम अली देख लो, वार इसकी डे देख लो, क्या देख लो, और वो क्या होनी चाहिए, मंडे। अब मैं आ रहा हूं इफ, मैं कह रहा हूं कि नेम जो है वो क्या होना चाहिए, यूजर नेम अच्छा जी, ये मैंने कुछ कोड लिखा है, आप इसको समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि अगर यूजर नेम कौन हो, जब ये ट्रू हो जाए, इफ यूजर नेम ट्रू हो जाए, उसके अंदर ही एक और इफ लगाओ नेस्टेड, कि अगर अली हो तो अली का ये भी शोर करो कि उसका डे क्या हो, मंडे, तब उसको बोलो कि वेलकम, उसको क्या बोलो, सही है। अदरवाइज क्या कर दो, नोट। अब अगर यही चीज मैं इफ एल्स के अंदर लिखता हूं, जैसे आपने कहा कि इफ एल्स की कंडीशन हो, अगर मैं उसमें लिखता हूं तो मैं लिखता हूं कि इफ अली यूजर नेम क्या हो, अली हो, एल्स इफ, और ये भी चेक करो कि उसके डे क्या हो, मंडे हो। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये एक कंडीशन हो गई, इसके बाद ये एक कंडीशन हो गई। अब मैं एल्स इफ दोबारा दोबारा लिख रहा हूं, इसके बजाय आप क्या कर दो कि एक कंडीशन को देखते हुए आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अली नहीं हुआ, ये कौन हुआ, बिलाल हुआ, तब भी ये यहां पर आएगा, सही है। जब ये यहां पर आएगा तो यहां पर इस एल्स की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगी। तो इस कोड ऑफ लाइन को लिखने के बजाय, एल्स इफ के लिखने के बजाय आप डायरेक्ट क्या कर दो, इसको नेस्टेड कर दो। एक ट्रू हुआ, उसके फौरन बाद क्या कर दो, एल्स दिखा दो। जब एल्स दिखाया आपने तो उसके बाद आप एक एल्स और दिखा दो जो कि इस एफ का होगा, किसका होगा, इस इफ का होगा। तो आप इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, वेलकम। आप देखो अगर इसमें से कोई एक भी वैल्यू ट्रू नहीं हुई, मैंने कहा कि बिलाल, ये कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं। ये एज भी नहीं चला, ये एज भी नहीं चला, क्योंकि ये इस नेस्टेड का इफ एल्स है। ये क्या है, इस नेस्टेड का। मैं यहां पर ये मैसेज भी देख सकता हूं कि भाई योर क्लास इज एन अनदर डे। अब ये इसका खास होगा, मैंने कहा कि बिलाल, आप बिलाल हो जाओ। अब ये देखो ये अली हुआ, लेकिन इसके जो डे है ना वो क्या हुआ, अब इसको बता सकता हूँ कि आपकी जो क्लास है वो क्या है, कहीं और दिन है। तो ये तो ट्रू हो गया हमारे पास। उसके बाद ये नेस्टेड में भी चला गया। जब नेस्टेड में गया तो हम इस नेस्टेड की अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। जब ये इफ एल्स, ये इफ खत्म हो जाए, आप आखिर में इसके क्या लगा सकते हो, एल्स भी लगा सकते हो। आप इसको बोल सकते हो कि you are not from this campus, your class is another day। आप देखो मैंने बिलाल किया, ये क्या हो चुका, फॉल्स हो चुका। जब ये फॉल्स हो चुका, यू आर नॉट फ्रॉम दिस, आपका नाम ही यहाँ पर नहीं है इस कैंपस में, तो आप क्या आ रहे हो। इवन कि अगर आप डे भी सेम कर दो, बात समझ आ रही है। इसको इफ एल्स नेस्टेड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न था नेस्टेड इफ का, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम आसान होता जाएगा। नेक्स्ट लेवल are communicated to JavaScript by the position of the curly brackets. There are three blocks nested inside the top level. If the condition tested by the top level, if that C has the same value as D is false, none of the blocks nested inside execute। फायदे इसके ये है कि अगर ये यहीं से ही क्या हो चुका,
फॉल्स हो चुका तो ये डायरेक्ट कहाँ पर आएगा। अब अगर आपने इफ एल्स लगा रहे हो, एल्स इफ लगा रहे हो, तो वो सबको चेक करता रहेगा, लाइन बाय लाइन सबको चेक करता रहेगा। अगर इफ फॉल्स हो गया तो वो फिर जाएगा एल्स इफ के अंदर, अगर वो भी फॉल्स हो गया तो वो फिर किस में जाएगा, एल्स इफ के अंदर। तो इससे बचने के लिए हम क्या लगा देते हैं, नेस्टेड लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर एक बच्चा आया जिसका जो संडे को आया और उसकी क्लास क्या है मंडे को, तो ये तो फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद एल्स इफ ये भी चेक करो कि उसका डे क्या, उसकी जो टाइमिंग है वो 9 से 11। भाई जब एक बंदा संडे को आया है तो आप उसकी टाइमिंग क्यों चेंज कर रहे हो, टाइमिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बात को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, नेस्टेड लगाएंगे कि ये चेक करो कि वो संडे को नहीं हो बल्कि मंडे को हो। अगर मंडे को ट्रू है फिर ये चेक करो कि इसकी टाइमिंग क्या है। अगर मंडे वाला स्टूडेंट संडे को आया ना तो वही से क्या कर दो, इसको भगा दो। ये आप एल्स इफ में नहीं कर सकते। एल्स इफ में क्या होगा, हर एक कंडीशन चेक होगी, आखिरी में जाके एल्स चलेगा। बात समझ आ गई। एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, आप ये नहीं बोलो कि ये क्या था, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीन चीजें अगर आपकी पक्की हो गई ना, ये तीन चीजें तो आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में नहीं पढ़ सकते। लिख लो अपने साथ, एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ये तीन पक्की हो गई, आपकी जावास्क्रिप्ट क्या हो गई, पक्की हो गई। बात समझ आ गई। इसी से ही हम डेटा के साथ खेलते रहेंगे, इसी के अंदर ही डेटा जाता है, इसी से ही डेटा निकाला जाता है। सही है। जब एरे की बात आएगी तो कल की क्लास में या अभी ही की क्लास में आपको बोल देता हूं कि डेटा की टाइप्स क्या होती है, कौन सा डेटा आप चेंज कर सकते हो, कौन सा डेटा आप चेंज। वार नेम अली, आपने नीचे लिखा वार नेम बिलाल, तो बिलाल क्या हो चुका है, ये तो हमारे पास एक स्ट्रिंग था। तो कुछ वैल्यूज चेंज हो सकती है और कुछ वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। उस चीज को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, पहले एरे को समझते हैं। एरे क्या चीज हो सकती है, एरे collection of numeric data types in a single. हाँ कुछ डेटा टाइप्स, मतलब डेटा टाइप भी हमें समझ नहीं आ रही, डेटा टाइप्स असल में होती क्या है। एरे से पहले समझने से पहले हम समझते रहे कि व्हाट इज डेटा। हम जो भी प्रोग्राम करते हैं ना भाइयों, उसमें हमारे पास कुछ टाइप्स होती है, कुछ डेटा की क्या होती है, टाइप्स होती है। जैसे कि हम अभी कुछ डेटा को लिख रहे थे, जैसे हम अली लिख रहे थे तो हम ऐसे लिख रहे थे, तो इसकी जो टाइप होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। कुछ टाइप्स हमारे पास ऐसी थी जो हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे थे, इसकी टाइप क्या होती है। अब देखो टाइप समझ आएगी तो डेटा समझ आएगा, डेटा समझ आएगा तो आपको कलेक्शन समझ आ जाएगा, कलेक्शन समझ आएगा ये तो एरे समझ आ जाएगी। और यही सारी चीजें समझ आ जाएगी, फिर आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से डेटा को आप चेंज कर सकते हो और कौन से डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, एक टाइप हमारे पास होती है जो हम कंडीशन को देख रहे होते हैं कि भाई आप देखो कि ये ट्रू है या क्या है, फॉल्स है। इस ट्रू और फॉल्स को हम कहते हैं बूलियन, इसको क्या बोलते हैं, बूलियन। और बूलियन में दो चीजें होती है, ट्रू और, ये और उर्दू वाले, इंग्लिश वाला नहीं है। एक टाइप हमारे पास होती है कि भाई हम डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। इसके अंदर मैंने कोई डेटा नहीं रखा लेकिन मैंने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। इसके अंदर मैं बाद में डेटा डालना चाह रहा हूं, मैं बाद में क्या डालना चाह रहा हूं, तो इस वैल्यू को हम कहते हैं अनडिफाइंड। इसको हम क्या बोलते हैं, कोई वेरिएबल आपने डिफाइन किया लेकिन उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। कुछ डेटा टाइप ऐसी होती है कि हम उसको एग्जीक्यूट करते, वार मैंने लिखा, यही वार मैं लिखता हूं, आप लोग तीनों उठ जाओ, तीनों जो बैठे हुए कैप वाले और वो तीनों उठ जाओ, आप लोग तीनों खड़े हो जाए, आप भी और आप भी।
कैब वाले खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो? 4 मरतबा मैंने आप लोगों को देखा है कि मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं। नहीं करो यार, अगर टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो बाहर बैठ के गपशप लगा दो, अगर पढ़ना तो थोड़ा सा पढ़ लो, अगर सारी चीज़ें आती है तो आगे किसी का मदद कर दो, अगर किसी को डेटा टाइप नहीं आता उसको बता दो ये होता है। मैं तो अभी तक ये समझ आता है कि आप किसी को बता रहे हो कि ये होता है, ये होता है। अक्सर होते हैं ना बच्चे कि यार इसका क्या मतलब, तो वो खामोशी से बता देते हैं, लेकिन आप लोग तो मस्तियों में लगे हुए हो। अगर मुश्किल लग रही है या तो इसे आप तफरी ना लो, बाहर जाके गपशप लगा दो, सही है, बैठ जाओ। अगर मैंने कोई वैल्यू रखी है ना और मैं चाह रहा हूं यार इसके अंदर बाद में डेटा आएगा, एक तो डेटा मुझे डिफाइन करना हो, एक डेटा मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसकी इसकी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी ना वो बाद में भी क्या हो सकती है, खाली होगी। क्या होगी? जब आप उसको खाली बता रहे हो, जब आप उसको बोल रहे हो कि ये खाली होगी, तो उसकी डेटा टाइप होती है क्या? नल हम डिफाइन करते हैं और अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट आता है। इस बात को इंश्योर कर लो कि आपको समझ आ रही हो। अनडिफाइंड का मतलब आपने अभी डेटा नहीं रखा, उसके अंदर मैं बाद में डेटा नेम मैंने खाली छोड़ा, मैं बाद में अली रख सकता हूँ। एक वैल्यू यार, ये वेरिएबल तो क्या होगा, उस वेरिएबल को मैं कहीं और पर यूज कर रहा हूँ लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो उसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, नल रख देता हूँ कि अभी के लिए क्या होगी, वो नल होगी। तो एक डेटा टाइप हमने और देख ली जिसकी क्या होती है, वैल्यू। जी भाई, अभी नहीं दे सकता ना, एग्जीक्यूशन टाइम नहीं है ये, यूज स्टेट अब नहीं। जब हमारे ये कोड एग्जीक्यूट होता है ना, एग्जीक्यूट होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बोल रहे हैं कि यार अभी जो ये एग्जीक्यूट हो रहा है ना इसके अंदर अभी कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं कोई क्लिक करूं या कोई इवेंट करूं तो इसके अंदर फिर डेटा क्या हो जाए, चले जाए। तो पहले नल हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर डेटा चले जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ, अनडिफाइंड ये होता है कि अब मैंने नाम लिखा और मुझे पता है कि ये खाली है, मैंने उसको बाद में वैल्यू देनी होगी, तो वैल्यू देने के लिए हम क्या लिख देते हैं उसको अभी। अनडिफाइंड के वर्ड से समझ लो, डिफाइन होता है कोई चीज वाजे हो जाना, और एक अनडिफाइंड अभी तक कोई डिफाइन ही नहीं हुई। नल का मतलब खाली, मैथ्स में भी हम पढ़ते थे नल ब्रैकेट्स, नल सेट। एक सेट होता था यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, जब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती थी तो हम उसको क्या बोल देते थे, ऐसे नल सेट, सही है। और वो एमपी होता है, क्या होता है, ये भी इसकी एमपी भी एक सेट होता है, मेरी मैथ्स की वीडियोस देख लेना। अच्छा, तो ये डेटा टाइप कुछ हमारे पास आ गई है, नहीं बहुत सारी होती है लेकिन हमारे सेल के लिए अभी तक ये काफी है। तो क्या करते हैं, ये अभी हमने तो डिस्कस ही नहीं की। एरे की टाइप अभी मैं बताऊंगा कि एरे की टाइप क्या होती है, सही है। इसकी टाइप पढ़ेंगे तो आप और में हो जाओगे, इसकी क्या टाइप होती है, इसकी टाइप होती है, फंक्शन की क्या टाइप होती है, नंबर की क्या टाइप होती है। तो टाइप जब आप आएगा अगले चैप्टर्स में कि इसकी टाइप के साथ हम खेलेंगे तो उसको बाद हम बता देंगे। मैं जब अभी ये पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी को भी जावास्क्रिप्ट अभी तक, हाँ अगर किसी ने थोड़ी पहली बहुत पढ़ी हो तो वो ऐसे सवाल ना करें ताकि बाकियों को कंफ्यूजन क्रिएट हो। बात समझ आ गई? हाँ, अगर मुझसे कोई चीज रह गई और इस लेवल तक पढ़ानी हो और मुझसे कोई चीज रह गई तो आप मुझे लाजमी बताओगे सर ये भी तो होता है। अगर मैं ये समझूं कि हाँ ये इन बच्चों को अभी अभी इस फ्लो के पढ़ाने के लिए है तो मैं बता दूंगा। इसके अंदर 35,000 चीजें और है लेकिन माइंड में है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा। क्यों नहीं बता रहा कि अगर एक चीज बताया तो कंफ्यूजन हो जाएगी, सही है। तो ये टाइप्स हमारे पास होती है। अब आप देखें यहां पर इन्होंने कुछ वैल्यूज रखी हुई है और इसकी टाइप क्या है, अभी कोई वैल्यू है और उसकी टाइप क्या है, इसने एक वैल्यू रखी स्ट्रिंग में और उसको किसी वेरिएबल में क्या कर दिया, असाइन कर दिया। इसको क्या कर दिया, ये वर्ड्स भी आप लोग अच्छे अच्छे बोले ताकि आपको बात समझ आए। इस स्ट्रिंग को भी इसने वैल्यू असाइन कर दी इस सिटी 1 के अंदर, इसको असाइन कर दी सिटी। ये क्या कर रहा है कि एक सिटी का नाम लिख रहा है और उसको हर वेरिएबल में क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल में आया, मैंने कहा वार एक सिटी है सिटी 1 और वो है कराची। फिर मैं कह रहा हूं कि एक सिटी है उसका नाम है ये सामने फेलकन, ये भी पूरे शहर है ना,
बहुत बड़ा है अंदर से। सही है, 2 हो गई। एक सिटी और हमारे पास आ गई, तो मैंने क्या बोल दिया, सिटी 3, और मैंने बोल दिया हैदराबाद। अब देखें कि मैं जो भी एक सिटी लिख रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई बता सकता है? नहीं, जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं 3 मरतबा मैंने यहां लिखा, ये और ये मैंने एक ही बात लिखी है, एक ही चीज लिखी है, एक ही टाइप लिखी है, और एक ही कहानी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? शेरों के नाम लिख रहा हूं। तो क्या आप जब भी शेरों के नाम लिखोगे तो आप उसको अलग अलग वेरिएबल में बंद करोगे। अगर आपसे कोई बोले कि भाई आप 10 शेरों के नाम बताओ, तो आप बोलेंगे सिटी नंबर 1 कराची, सिटी नंबर 2 इस्लामाबाद, सिटी नंबर, वो शायद आपको थप्पड़ में मारे, बोलेगा भाई सीधे सीधे नाम बताओ। तो वो जो सीधे सीधा नाम है ना, उसको आपने किसी कलेक्शन में रखना होगा, उसको आपने इस तमाम शेरों को किसी एक डब्बे में रखना होगा कि अगर आपको कोई बोले कि भाई ये एक बॉक्स है, इसमें शेरों के नाम पड़े हुए, इस बॉक्स को ले आओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस बॉक्स का नाम रख रहा हूँ। इस बॉक्स का नाम क्या हो सकता है? सिटीज हो सकता है। क्या हो सकता है? तो अगर मैं आपको बोलूं इस सिटीज वाला बॉक्स दे दो, तो आप सिटीज वाला बॉक्स दे देंगे, और उस बॉक्स के अंदर क्या होंगे? सारे सिटी के नाम। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिख लूं कि वार सिटीज रख दूं, वार सिटीज लिख दूं, अब मुझे सिटीज के अंदर ये सारे स्ट्रिंग रखना है, सारे स्ट्रिंग रखने हैं, तो मैं कैसे रखूं? अब मेरे पास कुछ एक ऐसी टाइप आ जाएगी, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, कोई ऐसी टैग आ जाएगा कि जिसके अंदर मैं सारी वैल्यूज क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, और वो हमारे पास क्या है? एरे। एरे क्या करता है? ये कह रहा है कि द वेरिएबल नेम्स आर ऑल द सेम। भाई सबके नाम क्या है? वेरिएबल। सिटी तो है, सब सेम है, लेकिन एक्सेप्ट दे एंड इन डिफरेंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सिटी, ये भी सेम है, सिटी ये भी सेम है, सिटी ये भी सेम है। मैं आखिरी में सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं? 1 2 और 3। तो ऐसा कोई बॉक्स होना चाहिए कि जिसके अंदर मैं सारी सिटीज रख दूं और इस सिटी के नाम को शॉर्ट कर दूं। मैं बोलूंगा 1। फॉर एग्जांपल स्कूल में होता था, याद करो, स्कूल में जब आप छोटे छोटे स्कूलों में छोटी क्लासों में होते थे, तो सर या टीचर अटेंडेंस लेती थी, काशी प्रेजेंट, अली प्रेजेंट। फिर आगे जाके थोड़ी सी एडवांस आ गई। एडवांस क्या हो गई? सर ने बोला, जब मैं स्कूल में था मैंने पर्सनली भी यही किया था, मैंने बोला था भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कोई एजुकेशन सिस्टम था, मैंने कहा मैं किसी का नाम, मैं बोलूंगा 1, आपने क्या लिखना है, मैं बोलूंगा 2, आपने क्या बोलना है। तो ये जो मैंने की असाइन कर दी ना, ये आईडी सबको दे दी 1 2 3, ये मैंने क्या दे दी? सारे तो है स्टूडेंट। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर, मैं सारे सिर्फ उसकी की बता रहा हूं, और वो की हमारे पास क्या है? 1 2 और। तो ऐसा कोई कलेक्शन होना चाहिए कि जिसके अंदर मैं सिटीज के सारे नाम रख दूं, और सिटी 1 सिटी 2 C3, ये जो मैं बार बार वेरिएबल बना रहा हूं, इसको मैं ना बनाऊं, और सिर्फ मैं उसको की दे दूं, और उससे वो पूरा सिटी क्या आ जाए? मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास आया एरे। क्या आ गया? एरे। एरे क्या करता है कि आपको एक सेंटेंस बनाते, हर हर डेटा टाइप्स, हर एंट्री का अलग एक सेंटेंस होता है, लिखने का तरीका होता है। मैंने इसको लिखने का तरीका ये है कि आप ब्रैकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जो लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ना, वो बनाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इन सारों को रख सकते हैं। कॉपी मैंने किया कराची, मैंने इसको रखा, मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, तो ये क्या रखा मैंने? पेलकन। ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर रख दी है। अब ये क्या बोल रहा है? अब मैंने यहां रखा हैदराबाद। पहले मैंने इन सबको एक वेरिएबल में रखा था, अब मैं इसको किसी एक कलेक्शन में रख रहा हूं। लेकिन कलेक्शन में रखने के 2 तरीके हैं, तरीके नहीं बल्कि 2 रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि आपने सबसे पहले स्ट्रिंग लगाना होगा, कि अगर आपकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, और हर डेटा टाइप के खत्म होने के बाद आप एक अदद क्या लगाएंगे? इसके अंदर ना ये चलेगा, ना इसके अंदर ये चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ क्या लगाओ? यहां पर आके आप क्या लगाओ? तो आपकी ये कलेक्शन क्या हो गई? बन गई। अब आप, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं,
तो आपको ये इंश्योर होना चाहिए, ये इस बुक में नहीं है जो अभी मैं बताने वाला हूँ, कि आप जब अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन के साथ क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। आपने जब लिखा के AR, तो इस वेरिएबल ने आपके मेमोरी में जगह ले ली, इसने क्या ले ली, जगह ले ली। और आपको ये पता होना चाहिए ये जो 1K है ना, ये 1K ये 2 बाइट की जगह ले रहा है। ये क्या ले रहा है, मतलब क्या हुआ, 8 बिट की जगह ले रहा है। कितनी जगह, 8 बिट, कितना 8 बिट होता है 2 बाइट। तो थोड़ा सा तेज बोलो, एक ही बोल रहे हैं बस, 16 तो ये 16 ये हो गए, 16 ये हो गए, कितने हो गए, और 16 ये हो गए 48। हर एक वेरिएबल की जगह ले रहा है। तो आप जब मेमोरी में सारे वेरिएबल स्टोर कराओगे तो आपकी मेमोरी में बहुत सारा जगह कंज्यूम हो जाएगा। इस चीज को खत्म करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब ये क्या करेगा, सिर्फ एक वेरिएबल बना देगा और एक वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, असाइन कर देगा। स्ट्रिंग की वैल्यू तो बढ़ रही है, बिट बाइट तो बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू और बढ़ रही है, ज्यादा वैल्यू ले रहा है एक वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल हमने कितने बना लिए, इस वेरिएबल को जब मैं दोबारा कॉल करूंगा किसी जगह पर तो मैं आसानी से इस वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ। कंप्यूटर में फिर इतना स्पेस ये नहीं लेगा। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, इसके कलेक्शन बना लिया, इस कलेक्शन को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया। यहां तक बात आपको समझ आ गई। एरे जरूरी नहीं है कि आपकी जो डेटा टाइप हो वही पर स्टिक हो जाए, आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको लिख दो 23। एरे के अंदर आप कलेक्शन में स्ट्रिंग, नंबर और आप बूलियन भी रख सकते हो। बूलियन ऐसा नहीं रख सकते, बूलियन की दो टाइप होती है, या तो क्या होती है ट्रू और ये क्या होती है फॉल्स। आप यहां पर अनडिफाइंड भी रख सकते हो। तो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक एरे के अंदर डेटा टाइप क्या है, एरे के अंदर जो कलेक्शन होंगे ना उसकी डेटा टाइप अलग अलग हो सकती है। अब जब बात आती है इसकी कि भाई हमने जो ये डेटा टाइप लिखा, अगर मैं यहाँ पर कंसोल करता हूं जैसे हम अभी कर रहे थे बार बार, कंसोल में अगर मैं लिखता हूँ city1, तो मेरे पास कंसोल में क्या आना चाहिए KR, क्योंकि city1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कराची। सही है, यहां पर क्या आया, कराची। तो जैसे मैं हर एक को कंसोल करूंगा, मैं हर एक को क्या करूंगा, तो अगर मैं इसी को ही अब मैं सिटीज के अंदर की वैल्यूज को कंसोल करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, उसके लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप इसको देखिए console.log। अब जब मैं इसको कंसोल करूंगा ना तो मेरे पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब मैं सिटी के नाम लिख रहा था तो मैं आखिरी में क्या लगा रहा था, 1, यहाँ क्या लगा रहा था 2 और यहाँ क्या लगा रहा था। तो मुझे इस एरे के अंदर कुछ ऐसी की चाहिए, क्या चाहिए, ऐसी की चाहिए ताकि मैं इसको डायरेक्ट की दे दूं और की से डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, असाइन हो जाए। इसकी अलग की, इसकी अलग की और इसकी अलग की दे दूं। इसको अलग की देने के बजाय एरे इसको खुद अलग की दे देता है। एरे के अंदर एक फीचर ये है कि आप जब उसके अंदर डेटा रखते हो ना तो ये हर एक डेटा को अलग अलग आईडी दे देता है। अलग अलग क्या दे देता है, फिलहाल के लिए आईडी समझ लो। आईडी सबकी क्या होती है, यूनिक होती है। वो जो आईडी है वो स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होती है। बात समझ आ गई, जीरो से स्टार्ट होती है और चलती जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सब की आईडी कितनी है, 3 है ना, पहले वाले की 0 और इसकी क्या है, और इसकी क्या है 2। तो जब इसकी आईडी क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 0 ना, तो इस सब को हम बोलते हैं इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। सही है, इंडेक्स क्या होता है, यूनिक आईडी ऑफ एन एलिमेंट हर एक एलिमेंट के क्या है, यूनिक आईडी। स्टार्ट फ्रॉम
और इसको हम बोलते हैं कि ये 1 2 और 3। जब इसको गिनेंगे ना, देख के गिनेंगे, तो उसे हम बोलते हैं लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? अब दो चीजें आपको ज्यादातर मिक्स होगी। लेंथ क्या है हमारे पास? क्वांटिटी ऑफ ए, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 2 और इसको जब हम एक्सेस करेंगे तो हम इसको इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। कंसोल में जब हम वैल्यू देखेंगे तो हम इसको इंडेक्स से एक्सेस करेंगे, और जब हम इसको काउंट करेंगे, इसको क्या करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? लेंथ। अब ये सारी चीजें एरे खुद देता है, एरे डॉट लेंथ भी देता है, एरे इंडेक्स भी देता है, सारी चीजें खुद देते हैं, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। इसके इंडेक्स क्या है? और इसके इंडेक्स, और ये सारे की कौन से वेरिएबल में मौजूद है? तो मैं इसको बता सकता हूं कि सिटीज, कंसोल में कर रहा हूं सिटीज, मैं क्या कर रहा हूं? कंसोल। जब मैं इसको कंसोल करूंगा तो ये सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो जब मैं इसको कंसोल करूंगा आप देखेंगे पूरा डेटा मेरे पास, डेटा के अंदर कितनी वैल्यूज है? ये क्या है? लेंथ। अगर मैं अब यहां लिखूं सिटीज डॉट लेंथ, तो यही 3 मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? कंसोल हो जाएगा। डॉट ले सॉरी लेंथ, इसकी लेंथ क्या है? अब देखिए हमारे पास इसका डेटा कुछ ऐसा आया कि मैंने जैसे पहले आपको बोला कि एरे खुद अपने हर एक वैल्यू को इंडेक्स दे देता है। पहले वाले को इसने 0 दे दिया, दूसरे वाले को इसने, और इसको अगर मैं इस पेलिकन को उठा के, यही मैं बता रहा हूं, देखो अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं ना, अब आप सोचेंगे कि इसको 0 चला गया, इसको 1 और इसको, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कौन है? कराची था, तो कराची कौन होगा? और दूसरे नंबर पे कौन था? और तीसरे नंबर पे कौन था? तो ये नंबर ऐसे ही आएगा। देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये क्या हुआ? पेलिकन 0 पे आ गया। तो इससे एक बात ये पता लगी कि एरे के अंदर आप नंबर इंडेक्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। इंडेक्स में जो वैल्यू पहले आएगी ना, यहां पर इंडेक्स में जो वैल्यू पहले आएगी, ये इसको क्या मानेगा? 0 इंडेक्स। इसको क्या मानेगा? और इसको क्या मानेगा? 2 इंडेक्स। बात समझ आ गई? देखो मैंने वैल्यू चेंज भी कर दी, पेलिकन को पहले ले आया और फिर भी ये क्या हो रहा है? तो ये जो है ना, ये चेंज, ये हम एक जगह और करेंगे, एरे में नहीं, किसी और जगह चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा यहां पर हो गया पेलिकन। अब मैं देखता हूं कि इसकी जो आप जो बात कर रहे थे कि इसकी टाइप क्या होती है, इसकी टाइप क्या होती है? टाइप ऑफ, हाँ यार ये मुझे बताया करो, मैं भूल जाता हूँ। टाइप ऑफ, इसकी टाइप क्या है? अब जब इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है ना, इसकी टाइप जब ऑब्जेक्ट है और इसकी लेंथ हमने देख ली कि क्या है। अब जब इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है तो चलो मैं इसको और कर देता हूं ताकि नोट्स के लिए आपको बहुत आसानी हो जाए। टाइप ऑफ सिटीज, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आ सकता है ऑब्जेक्ट। अब मैंने ये दोनों बंद कर दिए और मैं यहां पर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ, इसको कैसे लिखूं मैं? सिटीज। अब ये सिटीज आया और इसकी टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? हमारे पास एक स्कोप होता है। क्या होता है? ऐसे स्कोप होता है। अब जब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्कोप हो और उसके अंदर किसी का नाम लिखा हो, फॉर एग्जांपल यहां पर नाम लिखा है, क्या लिखा है? क्लोज प्लीज। इसका नाम क्या है? अली। इसका नाम क्या है? अच्छा, किसी भी
सिटी के अंदर मैं डेटा को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश करो, तो मुझे इस स्कोप के अंदर जाने के लिए मुझे एक चीज रिक्वायर्ड होती है, डॉट। क्या रिक्वायर्ड होती है, डॉट रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर जब मैं सिटीज के अंदर जाऊंगा ना, सिटीज के अंदर, तो इसकी टाइप को ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जाने के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए इसके बाहर, आपके बाहर क्या लगा हुआ है, ये क्या है, तो मैं इसको यहां पर बता सकता हूं कि आप इसके अंदर जाओ, इसके क्या जाओ, ये तरीका देख लो। एरे में अंदर जाने के लिए आप उसको बताते हो कि भाई सिटीज, सिटीज के अंदर जाओ। अंदर जाके आप क्या ले आओ, आप क्या ले आओ, फेल्कन। तो अगर मैं यहां लिखूं फेल्कन, तो ये क्या देगा, ये क्या बोल रहा है, अंदर तो फेल्कन है ही नहीं, अंदर तो फेल्कन मौजूद है। तो इसको एक्सिस्ट करने के लिए एरे बोलता है कि भाई जब आपको मैंने एक मर्तबा बता दिया, जब आपको मैंने एक मर्तबा ये सारी चीजें दिखा दी कि ये आपका एरे है, और हर एक वेरिएबल को, हर एक डेटा टाइप को मैंने क्या दे दिया, एक इंडेक्स दे दिया, तो अब आपको दोबारा फिलकर लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल क्या करो, जीरो लिखो। आप क्या करो, तो सिटीज के अंदर गया, यहां पर आया, अंदर आके मैंने जीरो लिखा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया, क्योंकि जीरो पे क्या मौजूद है। अगर मैं इसी को ही वन लिखो, तो वन पे क्या होगा, बात समझ आ गई। एरे के अंदर किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अब अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आएंगे कि फॉर एग्जांपल यहां पर इसकी इंडेक्स क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, और मैं इसको दे रहा हूं 3, तो ये क्या बोलेगा, अनडिफाइंड आएगा क्या आएगा, नल। सोचो अनडिफाइंड कब आते हैं और नल क्या आता है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। भाई सोच लो, मन मन से बोलने से पहले सोचो। नल कौन कह रहा है, मेरे साथ नल कौन कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं नल, और बाकी कौन कह रहा है, अच्छा, और अनडिफाइंड वाले कौन कौन है, इस सब में से जो अनडिफाइंड वाले, कोई एक स्टूडेंट खड़े होकर मुझे बता सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि क्यों आप बोले अनडिफाइंड, कोई एक स्टूडेंट खड़े हो गया, तेज बोले। इसके बारे में हमने बताया नहीं, जैसे आपने वेरिएबल बनाया उसके अंदर आपने बताया कि ये नल है, आपने डिफाइन। आप सुनो, इसने एक बात बहुत बेहतरीन बोली, इसने बोला कि हमने इस ट्री के बारे में, मैंने इसको ट्री दे दिया कि ये एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है, इसकी मुझे वैल्यू बताओ। मैंने यहां पर ऐसे कर दिया, देखो मैंने यहां पर बोला वार 3, मैंने इसको बता दिया, मैंने बोला इसकी वैल्यू दे दो, तो ये एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 3 को आप नेम बोल दो, ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, मैं बोल रहा हूं इसकी वैल्यू दे दो, तो ये क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। ये क्या देगा, बैठ जाओ, जबरदस्त पॉइंट आपने बता दिया शुरू से ही। आप जिस चीज को एक्सेस कर रहे हो ना, आप जिस चीज को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, और उसकी वैल्यू आपने डिफाइन नहीं की, तो क्या आना चाहिए, अब नल कब आना चाहिए, जब मैंने जानबूझकर क्या रखा हो, खाली रखा हो, मैंने तो 3 की वैल्यू रखी नहीं है। बात समझ आ गई, नल नल क्या आ रहे हैं यहां पर। अब आपकी लॉजिक, ये आपके ऊपर है, मैं आपको सारी चीजें इतनी डिटेल से बता रहा हूं, अब आपके ऊपर है कि आप इसको समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, देखो कि ये बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट चलती कैसे, वरना एरे तो 10 मिनट का काम था, ये एरे होता है, ये बुक में सारी चीजें लिखी है, ये खत्म, इसको एक्सेस ऐसे करते हैं, बात खत्म, अल्लाह हाफिज़। और सही तो पढ़ा रहा हूँ, जो बुक में वो वही तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप बिहाइंड द सीन देखो कि काम चल रहा कैसे। अच्छा जी, ये भी यही बता रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कोई डेटा हो, आप इसको कॉमा सेपरेटेड में लिखें और सारी वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश करें। अब ये आगे से अपनी उस्ताजिया कर रहे हैं कि आप वेलकम टू सिटीज के अंदर क्या रख दे, हम भी रख देते हैं अलर्ट।
वेलकम टू, और प्लस करके, ये प्लस क्यों दे रहा हूं, कॉन्केटिनेट करने के लिए। तो ये क्या बोलेगा, वेलकम टू अनडिफाइंड, वेलकम टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये सारे पैसेज से आगे कोई एक जगह है, वहां पर ये वेलकम बोल रहे हैं। सही है भाइयों, क्योंकि 3 हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर मैं 2 दे दूं तो क्या बोलेगा, वेलकम टू, वेलकम टू इस्लामाबाद। कौन बोल रहा है, कहाँ है इस्लामाबाद, इसमें ज्यादा बोल रहे हो ना आप, देखो। सही है भाई। अच्छा जी, इसने मिक्स अरे का नाम दे दिया कि आप इसकी डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हो। The first item always has index 0 node. This means if the last item in the list has an index of 9, there are 10 items in the. जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर इसकी इंडेक्स कितनी है, इंडेक्स कितनी है, 2 है, तो इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ जो है, लेंथ जो है, लेंथ वो एक वैल्यू बड़ी होती है किससे, इंडेक्स से। बात समझ आ गई। The same naming rules you learn from the ordinary variables apply only letters, numbers, dollars and or legal. The first character cannot be number, no space. ये वही पुरानी बातें बता रहे कि अगर आपने सिटीज का नाम लिखना हो, लेकिन सिटीज का नाम देखो मैं यहां पर बता देता हूं, एरे, एरे नेम, या मैं बोल देता हूं कि वेरिएबल नेम, वर्क नेम should be readable in convention। क्या मतलब इस बात का, रीडेबल का मतलब क्या है, अगर आपने लिखा सीडी, ये तब भी हो सकता है, तब भी हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचे कि एक से ज्यादा शेयरों के नाम है, तो क्या मैं जो इसका वेरिएबल क्या रखना पड़ेगा, अगर सारे स्टूडेंट के नाम है तो मुझे स्टूडेंट्स रखना पड़ेगा ताकि पता लगे कि ये क्या है। तो इसको आप लोग मेक श्योर करें कि ये आप लोग सही लिखें। एरे खत्म, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। अच्छा अब आप देखिए, मैं ये भी कर सकता हूं कि भाई मैं चाह रहा हूं कि मैं एक एरे बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, अब आपको नल और इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहां मैंने कहा कि सिटी, या मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। आप ये भी कर सकते हो, इसको खाली छोड़ दो, एरे खाली छोड़ दो, एरे क्या कर दो, खाली छोड़ दे आप। जब आप इसको खाली छोड़ेंगे और आप इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे तो क्या आएगा भाई, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, खाली एरे तो खाली आएगा ना, एरे तो बना दिया मैंने। अगर मैं इसको हटा दूं तब अनडिफाइंड आएगा। भाई क्या हो रहा है, सही है, ये आ गया। अब इसकी गेम देखें। गेम का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या हो ना, 1 क्या हो, ये क्या करेगा, अगर आपके पास क्या हो 2 तो क्या करेगा ये, अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो क्या होगी इसकी लेंथ। अब ये वो बातें मैं बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है, ध्यान से देखो। इसकी लेंथ क्या है, मैंने लगाया एक कोमा, मैंने क्या लगाया, इसकी लेंथ क्या है, एक लगाया और कोमा, इसकी लेंथ क्या है, एक लगाया और कोमा, इसकी लेंथ क्या है। ये बात आपको कुछ समझ आ रही है। अगर डेटा आपने नहीं रखा और कोमा लगा दिया आपने, तो इसका मतलब एक लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई है, एक लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर मैं स्टूडेंट्स के अंदर जाऊं, स्टूडेंट्स के अंदर जाऊं और इंडेक्स नंबर 2 लिख दूं, 0 पे क्या मौजूद है, 1 पे क्या मौजूद है, और 2 पे क्या मौजूद है, क्या आएगा, नल और अनडिफाइंड वालों क्या आएगा,
कॉन्फिडेंस से बोले, रिजल्ट का इंतजार ना करें कि जो रिजल्ट होगा वही होगा, या तो अनडिफाइंड बोलते हो या क्या बोलते, क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा, डेटा खाली है। हाँ बताओ हसन, क्या होगा इसके अंदर, क्या आ रहा है, मैंने कहा कि टू के इंडेक्स पे मुझे डेटा दिखा दो, मैंने टू डिफाइन कर दिया और उसका मैं क्या ले रहा हूँ, डेटा ले रहा हूँ, तो डेटा उसके है नहीं तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्या आएगा, ये बात सबको समझ आ गई कि एरे में अगर स्पेस हो और कोमा लगा दी तो आपने जगह क्या करेगा। अब ये देखो स्टार्टिंग में मैं क्या लगा रहा हूँ, अब क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो गई, 7 हो गई, इसकी लेंथ क्या हो गई। और अगर मैं जीरो पे देखूं कि जीरो पे क्या है तो ये क्या बोलेगा, मैंने कहा कि 3 पे दिखा दो तो क्या आएगा, 0 1 2 और, बात समझ आ रही है, ये इसको 0 कंसीडर कर रहे हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 का, इसकी लेंथ क्या है 7 है। ये बात समझ आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब ये 2 पे है ना, 2 पे, 2 पे, और ये मुझे क्या दे रहा है, चलो और थोड़ा सा सिंपल कर दूं, ये मैंने हटाया, अनडिफाइंड, मैंने लिखा वार स्टूडेंट स्टूडेंट्स, सही है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ अली, और मैं लिख रहा हूँ खाली, क्या लिख रहा हूँ, और अब मैं इस खाली के अंदर डेटा डालने की कोशिश करूँ तो कैसे डालूंगा, वो कहता है कि आप एक ये काम करो कि आप लिखो, कहाँ है ये रहा, आप लिखो इसके अंदर स्टूडेंट्स, और क्या करो, स्टूडेंट्स के मैं कहाँ पे हुआ, 0 पे, मैंने कहा 0 पे क्या है, इसको क्या कर दो 1 पे असद कर दो, 1 पे क्या कर दो, और इन दोनों कंसोल को मैं देख रहा हूं, कंसोल डॉट लो, मैंने लिखा स्टूडेंट पे कौन आ गया, बिलाल, और 0 पे कौन आ गया, बिलाल, और अब मुझे एक बहुत ध्यान से समझने वाली चीज ये है कि हम जब उससे पहले वेरिएबल में काम कर रहे थे ना, ऐसे मैंने कहा अली, और जब मैं नीचे आ गया ना अली पे, नेम अली, और मैंने क्या कर दिया बिलाल, और अब मैं कंसोल को क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो यहां क्या आएगा, मैंने क्या कर दिया अली और यह क्या है बिलाल, तो ये क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब अगर मैं ये करूं ना कि वार नियो नेम, मैं क्या करूं, नियो नेम, और इसके अंदर मैं कर दूं नेम, मैंने क्या किया, नेम क्या था हमारे पास ऊपर, अब क्या नेम था ऊपर अली, इसको यू नेम कर देता हूं ताकि ये एरर ना आए, यू नेम हमारे पास था अली, तो अली किसमें असाइन हो गया, न्यू नेम में। अब मैं चेंज करता हूं न्यू नेम को, किसको, इसको मैंने कर दिया बिलाल, क्या कर दिया बिलाल। अब मैं कंसोल कर रहा हूं न्यू नेम को, किसको, न्यू नेम, हाँ, ये कंसोल में इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमें एरर आ जाए ना। तो यहाँ पर 76 में कौन आ चुका है बिलाल, इसने क्या कर दिया बिलाल को चेंज कर दिया। अब मैं इसको देखता हूँ नेम, इसको क्या कर लेता हूँ यू नेम देखता हूँ दोबारा, यू नेम, ये अली क्यों आया,
कुछ बात समझ आ रही है भाई? जब मैंने इस नेम को किसी दूसरे वेरिएबल में सेव कर दिया और उस वेरिएबल का नाम मैंने चेंज कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर जो न्यू वेरिएबल था, न्यू नेम, उसमें क्या आ चुका है? बिलाल। लेकिन ये जो हमारे पास यू नेम था ना, ये यू नेम, ये तो हमारे पास न्यू नेम के अंदर चला गया था। जब यू नेम की वैल्यू थी, ये तो न्यू नेम के अंदर चली गई थी। अब जब न्यू नेम का नाम जो भी चेंज होगा तो नाम भी चेंज होना चाहिए ना यार। मैंने यू नेम की वैल्यू असाइन कर दी न्यू नेम में, अब जब मैं न्यू नेम को चेंज कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए भाई? दो बंदे यहाँ पे हैं, एक का नाम है अली और दूसरे का नाम क्या है? ये अगर समझ आ गई तो आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा बाद में। ये आया, इसमें क्या है? अली। इसमें कौन हुआ? बिलाल। अब जब मैं इस बिलाल को चेंज कर रहा हूं, मैंने इस बिलाल को क्या बोल दिया? चलो इसको मैंने किसी एक वेरिएबल में लिख दिया न्यू नेम। इसको मैंने किस में लिख दिया? न्यू नेम में। और इसकी वैल्यू मैंने कर दी अली। तो याद देखो, जब इस नेम की वैल्यू मैंने न्यू नेम में डाल दी, तो जो इस न्यू नेम की वैल्यू होगी वो इसकी भी होगी ना, कि नहीं होगी? भाई हमारे पास क्या है? दो बंदे, एक ये रहा, एक ये रहा। ये हटा दो थोड़ी देर के लिए। एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये। इस बंदे का नाम था अली। इस अली को मैंने यहां रख दिया। मैंने कहा रख दिया? यहां पे। अब मैंने ये जो न्यू नेम है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी? तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ये भी होगी ना, यहां पर भी तो चेंज होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने इसमें रख दी थी, वेरिएबल मैंने इसमें रख दिया था। अब मैं इसको बोलूंगा भाई आपका नाम क्या हो चुका है? बिलाल। अब ये बंदा जो भी नाम रखेगा, दो बंदे यहाँ खड़े हुए थे, एक का नाम अली था और दूसरे का बिलाल। मैंने कहा अली आपका जो भी नाम है वो आप, मैंने किसको दे दिया? बिलाल को। आपका जो भी नाम होगा वो मैंने चेंज कर दिया, वो मैंने किसको असाइन कर दिया? बिलाल को। अब अगर बिलाल का नाम चेंज हो रहे तो तुम्हारा नाम भी क्या हो चुका है, क्योंकि तुम उसके भाई बन गए, तुम उसके क्या हो गए? वैल्यू क्या हो गई? असाइन। तो यहां पर जब मैंने बिलाल का नाम कोई और नाम रखा तो अली का नाम वही पर ही अली है, इसका नाम चेंज नहीं हो रहा। क्यों? ये अब मैं आपको कल बताऊंगा डेटा टाइप्स। ये मैं कल आपको बताऊंगा इसकी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर बताऊं, मे बी के पुराने क्लास में मौजूद होगा। तो पुराने क्लास का कोड मेरे ख्याल से है या नहीं है, चलो मैं आपको कल बता देता हूं कि कुछ डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है, और कुछ डेटा टाइप्स होते हैं उसकी वैल्यू चेंज। ये मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह कल स्टार्ट ही करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप से। बात समझ आ गई? अच्छा हमारे पास ये हो गया, मैंने एरे में नाम लिखा और नाम के अंदर ये वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। जब मैंने इसको देखा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कौन आ रहे हैं? स्टूडेंट बिलाल और असद आ रहे हैं। 0 पे बिलाल और 1 पे असद आ रहे हैं। तो आप अपने डेटा को ऐसे कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको खाली कर दो, 0 पे बिलाल रख दो और 1 पे देखो। अब अगर इसको आप चेंज कर रहे हो, मैंने कहा कि भाई जो स्टूडेंट 1 है ना, असद की जगह क्या कर दो? इमरान। तो क्या हो जाएगा? बिलाल और इमरान। बात समझ आ गई? ऐसे आप अपने एरे को मॉडिफाई, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप पेड 4 पे देखना चाह रहे हो और पेड 4 पे कोई नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। 3 पे ये है, 4 पे ये, 5 पे ये, 6 पे ये। नाउ the array is 7 elements. To assign a new value to an array element that already has one, the old value is replaced by the, ये तो हमने देख लिया। अब इसको ऐड कर रहा हूं और निकाल रहा हूं कुछ वैल्यूज को। देखो हमारे पास जो अभी ये वैल्यू बनी है, ये जो सारे स्टूडेंट्स थे ना, ये कुछ इस तरह से आ गए। पहले में अली होगा, दूसरे में क्या होगा?
अच्छा, अगर आपने कोई वेरिएबल में नाम ऐसे लिख दिया, स्ट्रिंग में कोई ऐसा नाम रख दिया ऐसे, तो ये इसको समझेगा वेरिएबल, इसको क्या समझेगा, वेरिएबल समझेगा। और वेरिएबल हमेशा स्ट्रिंग में नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, वैल्यू होती है। अब ये कह रहे बिलाल इज नॉट डिफाइंड, बिलाल इज, तो इसको मैं अगर यहां लिखूं बिलाल, मैंने लिखा बिलाल, अब यहां पर बिलाल मिल जाएगा, तो ये एक वेरिएबल इसको कंसीडर कर रहा है। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं स्ट्रिंग में रख रहा हूं। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमारे पास 3 है और जिसके इंडेक्स क्या है, 2 है। पहले वाले में हमारे पास क्या है, पहले वाले में हमारे पास क्या है, अली, दूसरे में बिलाल और तीसरे में। अब मैं ये चाह रहा हूं यार इस आखिरी वाली वैल्यू को निकाल दूं, आखिरी वाली वैल्यू को क्या कर दूं, हाउ इज पॉसिबल, कैसे करूं इसको। आप आएंगे स्टूडेंट्स के अंदर, कुछ हमें ये वैल्यू देता है, स्टूडेंट्स के अंदर आप डॉट लगाएंगे तो डॉट के अंदर ये सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे, ये सारे मेथड्स। इसीलिए मैंने बोला अगर आपकी एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन अच्छी हो गई तो आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी हो गई। अब इसको वैल्यू को निकालने के लिए, आखिरी वाली वैल्यू को निकालने के लिए मुझे स्टूडेंट डॉट करके एक वैल्यू होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉप। अब ये पॉप एक फंक्शन है, एक मेथड है। क्या है, मेथड वो होता है कि जो हम जावास्क्रिप्ट को कोई चीज बताए और उससे पहले से ही अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब जावास्क्रिप्ट बनी उन लोगों ने पहले से ही पॉप के अंदर कुछ बना बनाया कोड रख दिया। क्या कर दिया, देखो ये जो पॉप है ना, ये ऐसा होता है पॉप, और ये जब भी आप किसी भी वेरिएबल या किसी भी नाम के आगे ये देख लो, आप समझ जाओ ये मेथड है। ये क्या है, अब मेथड क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया कि पॉप पीओपी इसके अंदर कुछ कोड रख दिया पहले से, कि जो बंदा भी पॉप लिखेगा और आखिरी में अगर उसने पैरेंथेसिस लिख दिए तो आप क्या करो कि एरे ढूंढो, एरे ढूंढने के बाद उस एरे का आखिरी इंडेक्स ढूंढो और उस इंडेक्स को क्या कर दो, निकाल दो। ये कोड जो है ना उन लोगों ने पहले से जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया। अब जब मैं स्टूडेंट्स डॉट पॉप कर रहा हूं ना, तो मुझे सिर्फ इसको बताना पड़ेगा कि आप मेथड हो, क्या हो। ये पॉप क्या करेगा, खुद जाएगा एरे के अंदर। कौन से एरे के अंदर, जब जावास्क्रिप्ट लिखी गई तो उसको ये भी तो पता लगेगा ना कि कौन से एरे के अंदर, वो इस किस पे लगाया, वो डॉट करके हम वो वैल्यू दे देते। जो एरे हम बनाते, मैंने ये एरे बनाया, एरे के अंदर मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स, और डॉट करके मैंने क्या कर दिया। अब ये क्या करेगा कि आखिरी वाली वैल्यू ये रिमूव कर देगा। अब मैं इसको कंसोल करता हूं, इससे आखिरी वाली वैल्यू क्या हो गई, सिर्फ आखिरी वाली, सिर्फ क्या होगी, आखिरी वाली, क्योंकि बना बनाया कोड इन लोगों ने रखा है, मेथड है ना, मेथड है, इस वजह से। अच्छा, ये हो गया हमारे पास में स्टूडेंट्स डॉट। मैं ये चाह रहा हूं कि पहले कोई वैल्यू ऐड हो जाए, पहले कोई वैल्यू क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या आखिरी में ऐड हो जाए। तो आखिरी में ऐड करने के लिए क्या करता हूं मैं, पुश। अब ये समझेगा कि ये क्या कर रहा है, कोई वैल्यू इसके अंदर रख रहा है। अब पुश क्या करेगा, पुश के अंदर कोई वैल्यू तो रखेंगे ना, ये क्या रखेगा इसके अंदर, पुश क्या करेगा, कोई वैल्यू तो रखेगा ना। मेथड होगा एरे और कोई वैल्यू इसके अंदर आप रखोगे। देखो वो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर इसके अंदर लिखूं कि मैं, आप इसके अंदर लिख लो कामरान, क्या लिख दो, कामरान है कोई, तो इसने आखिर में क्या पुश कर दिया, बात समझ आ गई। आखिरी में ये पुश करेगा और आखिरी में ये पुश करेगा और आखिरी से ये रिमूव करेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई स्टार्टिंग में कुछ करना है, स्टार्टिंग में से कोई वैल्यू निकालनी हो, तो मैं लिखता हूं शिफ्ट। तो पहली वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली अली, ये क्या हो जाएगी। और अगर इसके अंदर पहली वाली वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू रखनी हो तो मैं क्या लगाता हूं, अनशिफ्ट, और मैं इसमें लिखता हूं अली। एक मरतबा अली निकाल दिया और एक मरतबा अली दोबारा इंसर्ट कर दिया, तो दोबारा क्या आ गया,
एक मरतबा निकाल भी रहे और एक मरतबा दोबारा इंसर्ट भी कर रहे हैं। अगर आप निकाल नहीं रहे और अली पहले से मौजूद हो, अब क्या होगा? अली है, अली एक एरे में दो आ सकते हैं? क्या बात कर रहे हो यार, एक एरे में मैंने क्या रख दिया? अली, और दूसरा मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में दोबारा अली रख दो तो क्या होगा? कौन कौन कह रहे आ जाएगा? दोबारा से पढ़ लो भाई, ये क्या कर रहे हो? आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एरे के अंदर हम स्ट्रिंग में कोई वैल्यू रख रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो चेक कर रहे हैं। हमने ये कंडीशन कहाँ लगाई कि चेक करो? अच्छा, ये हो गया हमारे पास जी, दोनों वाली। ये आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, बहुत अच्छा सवाल। इसका सवाल ये है कि सर आपने जब दो अली शिफ्ट कर दिए, सही है, तो क्या अगर अब मैं स्टूडेंट्स क्या लगा रहा हूं? शिफ्ट लगा रहा हूं। शिफ्ट तो क्या कर रहा होता है? पहली वाली वैल्यू को निकाल रहा होता है। तो ये क्या करेगा? पहली वाली वैल्यू को इसने निकाल दिया। इसको ये नहीं पता कि एरे में अली दो है। इस मेथड का काम ही यही है कि पहले वाली वैल्यू को क्या कर दो, सही। इसलिए मैंने बहुत ही आसान करके आपको बता दिया। अच्छा, दो बातें हमने समझ ली। एक शिफ्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई, मैं यहां लिख देता हूं कि भाई पॉप पुश बाई क्या है, और शिफ्ट और अनशिफ्ट। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छा कर ले। पॉप और ये बाई नहीं है, गलत बोल, बाई नहीं है, गलत, ये बाई नहीं है। मैं अब ये बता रहा हूं यहां पर कि, फिर बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं कि पॉप और अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट क्या है भाई? क्यों? एक स्टार्ट से रिमूव करता है और एक ये अनशिफ्ट रिमूव करता है। मैं तो ये हैरान हूं कि अभी 2 मिनट पहले किया हुआ काम ही भूल जा रहे हो, तो आगे जाके क्या होगा? अल्लाह खैर करे। सही है, ये दोनों बाई हो गए, और कौन कौन रह गया? पुश और अनशिफ्ट क्या है भाई? ये दोनों निकालने का काम करते हो, ये दोनों पुश करने का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू आ गई। इस बुक में और क्या क्या चीजें, पहले बुक को खत्म करते हैं, फिर जो बुक में नहीं होगा फिर मैं आपको बता दूं। पुश दो वैल्यू भी देता है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई, दो दो वैल्यू करके इसमें इंसर्ट कर दो। जी आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया आपने। रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। अब जो आपका सवाल था ना कि सर सिर्फ स्टार्टिंग से और आखिरी में ही करेगा, भाई ये तो सारे मेथड्स है ना, प्री डिफाइंड है। अब हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप जब इसको अगर आप वैल्यू डाल रहे थे तो ये बिगिनिंग में वैल्यू डाल रहा था, ये बिगिनिंग में, और जब आप इसको रिमूव कर रहे थे तो ये आखिरी में क्या कर रहा था? ये रिमूव कर रहा था। कह रहे कि एक मेथड में आपको बताता हूँ जिसका क्या नाम है, ये कोई डबल ओटी स्लैश वाइस नहीं है। इसको आप ऐसा ना हो कि नाम को तफरीओं में लेके, पॉप को शिप को तफरीओं में लेके आप इसके मेथड्स को भूल जाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दो है, जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन, वो हमेशा होता है इंटरव्यू, दो पॉइंट्स, इंटरव्यू पॉइंट्स वो दो है। क्या है भाई? डिफरेंस बताओ बिटवीन स्प्लाइस और स्लाइस के। अब यहां पर बंदा फंस जाता है, ऐसा ना स्लाइस डबल रोटी और स्लाइस इसके अंदर जो पीसीज होते हैं ऐसा नहीं, वो बोलेगा वो दरवाजा है निकलना। वो एक मरतबा हुआ था ना कि इंटरव्यू के लिए बंदा गया, तो उसके उन्होंने कहीं इंटर किया हुआ था 2012 में, फिर उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी 2020 में, तो बहुत ज्यादा गेम था उसमें। तो वो उसने बोला कि आपकी सीवी में इतना गेम क्यों है? उसने बोला मैंने 2 मरतबा इंटर दबा दिया था। उसने बोला वो दरवाजे और निकल जाओ। सही है, तो ऐसा ना आप इसको तफरीयों में लेके
अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा टाइम तो हो गया ना वैसे, चलो स्लैश कर देखते हैं। आप बताया करो ना, ये अच्छी बातें बता दिया करो, टाइम हो गया जी। नहीं नहीं डिस्टर्ब कर लिया करो, मैं तो बोलता हूँ जान छूट जाए।